रहीम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो एडिटोरियल्स को। जो पहला है वो चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड COP29। ये लिखा है तनसीम अख्तर ने। ये हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ के बारे में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अज़रबैजान में उसके बारे में। और दूसरा है मिटिगेटिंग एक्सपोर्ट बैरियर्स के एक्सपोर्ट में जो हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है या उनको ख़त्म किया जा सकता है। ये मियाँ सलीमुद्दीन ने लिखा है। शुरू करते हैं अपनी आयत ऑफ द डे के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 39 में फरमाया है, इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुह्यिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसने इस मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया है वही रोज़ क़यामत मुर्दों को भी ज़िंदा करेगा, यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने से मुराद है कि अल्लाह ताला बारिश के बाद जो ज़मीन होती है जिस पे कुछ फसल नहीं उगी होती, कोई सब्ज़ा नहीं होता, वो एकदम से कुछ टाइम के बाद लहलहाने लगती है। तो ये मुर्दा ज़मीन जो पहले थी वो एकदम से ज़िंदा हो जाती है, उसमें ज़िंदगी की एक रमक आ जाती है। तो जो लोग क़यामत के दिन के मुनकर हैं, क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, वो नहीं मानते कि उस दिन जो है मुर्दों को भी ज़िंदा दोबारा किया जाएगा। उनको अल्लाह ताला ने दलील दी है कि जिस तरह से एक ज़मीन जो पहले मुर्दा पड़ी हुई थी बारिश न होने की वजह से वो एकदम से ज़िंदा होकर लहलहाने लगती है, तो मुर्दों को ज़िंदा करना भी जो है वो इसी तरह ही होगा। ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और हदीस पाक में भी आता है कि क़यामत के मतलब क़यामत से जब मुर्दों को ज़िंदा करना होगा अल्लाह ताला ने, तो उस वक्त ज़मीन पे 40 दिन तक या 40 साल तक ये अल्लाह ताला के नबी ने जो भी फरमाया बारिश बरसती रहेगी। तो उस बारिश की वजह से जो है ज़मीन से जो है लोग फौत हो चुके होंगे वो दोबारा से वहाँ से वो निकल पड़ेंगे। तो ये उसके कंटेक्स्ट में भी बात हो सकती है कि ज़मीन को से जिस तरह ज़िंदा हो जाती है वहीं से इसी तरह से क़यामत वाले दिन जो मुर्दे हैं वो भी ज़मीन से एक बारिश के ज़रिए से निकाले जाएंगे। तो जब बारिश नहीं होती तो ज़मीन मतलब मुर्दा हो जाती है, इस तरह के पत्थर की जगह सख्त हो जाती है, उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा होता ज़मीन से। तो जब बारिश होती है तो वो नरम हो जाती है, नरम होने की वजह से वहाँ जो बीज पड़े होते हैं वो बीज उगने लग जाते हैं, वहाँ पे अशरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं और दूसरे जानवर जो हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं। तो ये बारिश की वजह से ज़मीन का जो है लहलहाना ये भी क़यामत के रोज़ मुर्दों को ज़िंदा करने की एक दलील है। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, पहले एडिटोरियल के साथ, चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड COP29। जो COP29, पहले तो COP क्या होता है? COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये यूएन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे COP29 के कंटेक्स्ट में। ग्रीन वर्ल्ड सॉलिडरिटी ईयर अज़रबैजान जो सेलिब्रेट कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है और ये इसका मतलब क्या इम्पैक्ट है, क्या फ़ायदा है, वो डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उनमें पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और दूसरी कंट्रीज़ में भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही फैल रही है। ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, सैलाब आ रहे हैं और इसके अलावा जो है फैमाइन्स वो भी बढ़ रहे हैं। चलिए ग्रीन हाउस गैसेस तो वो थोड़ा डिस्कस करते हैं ये क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक मतलब वो गैसेज हैं, अब जब हमारे पास एटमॉस्फेयर से बाहर से एनर्जी आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है एनर्जी की सूरत में, तो जब वो आती है तो वो ज़मीन पे टकराती है, यहाँ से वापस रेडिएट होकर वो वापस स्पेस में जाना जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज जो ये क्या काम करती हैं कि ये जो रेडिएट होकर वापस जाने वाली एनर्जी है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर ही रोक लेती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर है जो वो राइज हो रहा है। तो ये कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेज उसको मतलब ये काज कर रही हैं, इस इफेक्ट का काज बन रही है, उनको ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जिनमें जो मेनली सबसे बड़ी जो रीज़न है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अच्छा, टेम्परेचर राइज होने की वजह से अर्थ को क्या नुकसान होता है कि वहाँ जो रेनफॉल्स के और वेदर पैटर्न है वो चेंज हो जाते हैं। जो एक्सेस रेनफॉल्स होती हैं उसकी वजह से फ्लड भी आ जाते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही का बायस बनते हैं। ड्रॉट्स की वजह से, खुशहाली की वजह से सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। फूड जो है सिक्योरिटी, फूड प्रोडक्शन वो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है। तो
इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, मतलब ड्रॉट्स को किस तरह कम कर सकते हैं और इस दूसरे इम्पैक्ट्स को किस तरह कम कर सकते हैं जब ग्लोबल टेम्परेचर है वो कम होगा। इसको कम करने के लिए मतलब थ्रू आउट कोई एक कंट्री तो नहीं कर सकती, थ्रू आउट ग्लोब कह लें, सबको इस पर काम करना पड़ेगा। यूएन क्लाइमेट चेंज ये एक फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक यूएन के अंडर ही एक सब्सिडरी उसका प्रोजेक्ट है कह लें। तो इसका काम क्या है कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर जो पहले ही तकरीबन 1.1 डिग्री सेल्सियस जो वो राइज हो चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक इदारा जो है बनाया गया था कि किस तरह इस सारे क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी तकरीबन 198 जो पार्टीज हैं, मेंबर्स हैं इसके। और ये पेरेंट ट्रीटी है पेरिस एग्रीमेंट की, मतलब पेरिस एग्रीमेंट जो है इसी के एंटर किया गया था 2015 में। तो पेरिस एग्रीमेंट वो भी बेसिकली इसी पे है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो मतलब इस सेंचुरी के एंड तक वो 1.1 जो पहले ही हो चुका उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न चलने दिया जाए। मतलब जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा इस पूरी सर्दी में ना हो। ये जो पेरिस एग्रीमेंट का मेन पॉइंट है। COP29 ये कॉन्फ्रेंस है जो हर साल होती है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो हर साल ही ये मुख्तलिफ जगहों पे हेल्ड की जाती है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको मतलब उसके खिलाफ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए कि जिससे डिज़ास्टर्स हैं उनको कम से कम किया जा सके। तो इस साल ये COP29 जो है ये अज़रबैजान जो है वो उसके शहर वाको में मुनक़िद हो रही है, हेल्ड हो रही है। इससे पिछले साल COP28 जो थी वो यूएई में हेल्ड हुई थी। तो COP29 जो 11 से 22 नवंबर तक 2024 तक ये अज़रबैजान के शहर बाकू में हेल्ड होगी। तो जो मतलब अज़रबैजान है वो प्रेसिडेंसी भी इस इंटरनेशनल एक्टिविटी की इनकमिंग प्रेसिडेंसी भी इनके पास ही होगी। तो तकरीबन 70 से 80,000 जो गेस्ट इसमें वो आने वाले हैं। तो इसके साथ एक और जो है अज़रबैजान वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। यूएई अज़रबैजान ब्राज़ील जो मिल के ना इस पे मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनका एक टर्का बना हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। तो COP29 के गोल्स जो हैं वो ये हैं कि फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है उसको ख़त्म करने की तरफ जो है मतलब एक नया जो है कदम बढ़ाया जाए। फंडिंग जो है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, सॉरी जो लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसके लिए फंडिंग की जाए। ग्लोबल एफर्ट्स को है वो स्ट्रेंथन किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए क्लाइमेट चेंज को कॉप करने के लिए। और क्लाइमेट चेंज को जो है रोकने के लिए नेचर कंजर्वेशन की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। इसके अलावा क्लाइमेट सॉल्यूशन जो है, प्रैक्टिकल क्लाइमेट सॉल्यूशन हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी हो गई या दूसरे जो इस तरह के तरीक़ाकार एनर्जी प्रोडक्शन के, उनको मज़ीद से मज़ीद जो है बढ़ाया जाए। ओके, अज़रबैजान के जो फाउंडर थे मतलब नेशनल लीडर थे हैदर अलीफ। तो उन्होंने जो मतलब कंट्री को एक रोड मैप दिया था वो था फॉसिल फ्यूल के ज़रिए से जो मतलब वो अपनी एनर्जी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपनी इकानमी को स्ट्रेंथन कर रहे थे क्योंकि उनके पास फॉसिल फ्यूल के बहुत बड़े रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो अभी उनके लिए मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जाना एक वो मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद वो सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं। वैसे लॉज बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो फॉसिल एनर्जी के बजाय ग्रीन एनर्जी और उससे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको वो इस्तेमाल कर सकें। तो इकॉनमिक इंडिपेंडेंस जो थी वो मतलब बेसिकली इसी के ऊपर रखी गई थी इनकी अज़रबैजान की। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उनका जाना ये मुश्किल तो है लेकिन उनके लिए कदर आसान इस तरह है कि कैप्शन सीड से इससे वो बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट ले सकते हैं। वहाँ से वो वेव एनर्जी के ज़रिए, इसके अलावा विंड विंड पावर के ज़रिए, विंड एनर्जी के ज़रिए, टाइडल एनर्जी के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अपनी एनर्जी की इससे कर सकते हैं। तो अज़रबैजान जो है वो ग्रीन वर्ल्ड सॉलिडरिटी ईयर मना रहे हैं इस साल। तो इसका उन्होंने इसको मेन उनका फोकस है वो ये है कि वो तकरीबन जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको अपनी टोटल एनर्जी का 30% तक वो लेके जाएं 2030 तक। और जो उनकी ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन है उसको कम से कम करें कि वो 40% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम हो जाएं 2050 तक, 2050 तक।
तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीफ, उन्होंने 2024 को वर्ल्ड सॉलिडरिटी ग्रीन वर्ल्ड सॉलिडरिटी ईयर के तौर पे उन्होंने का ऐलान किया हुआ है। तो ये उनका कह लें कि एक किस तरह वो रेजोल्यूटेड है इसको उनका मतलब कितना इसमें वो फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़। तो ये उनकी इस उनके पैशन को ये शो कर रहा है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जहाँ पे कार्बन की प्रोडक्शन ना होने के बराबर हो, ये बहुत मतलब ये कह लें कि कम अज़ कम बिल्कुल ना ही हो, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कम से कम हो। तो इसमें उन्होंने मतलब जो काम किया जा रहा है कि जब पोस्ट कन्फ्लिक्ट जो रिहेबिलिटेशन होती है मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे अब मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए वो काम होगा, तो उसमें इस चीज़ को जो है वो मेन पॉइंट के तौर पर रखा जाए कि वहाँ पर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, एनर्जी प्रोडक्शन के जो दूसरे तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके लिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वहाँ कार्बन प्रोडक्शन जो है वो कम से कम हो, कार्बन न्यूट्रल जोन हो 2050 तक, 2050 तक। अच्छा, उनका जो मिनिस्टर ऑफ इकोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रिजाइड करेंगे COP29 को। तो उन्होंने जो है तुर्किया के, जर्मनी के, यूक्रेनिया के विजिट्स किए हैं इसी इसी कंटेक्स्ट में, और उनका नेक्स्ट विजिट है वो चाइना के लिए होगा। तो इनका अज़रबैजान का जो प्रिपरेशन वो कर रहे हैं इसके लिए क्लाइमेट चेंज के कॉप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो वो बहुत सारा यूएन की तरफ से उसको पॉजिटिव जो है रिस्पांस मिला है, उसको बड़ी मतलब वो तारीफ़ की गई है यूएन की तरफ से। जो इस इनकी ये प्रेसिडेंसी और आगे जो इनकमिंग प्रेसिडेंसी है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनको इसमें इंगेज रखेंगे थ्रू आउट द ईयर, मिनिस्ट्रियल लेवल पे, हेड ऑफ डेलीगेशन लेवल पे, तो उसको इंगेज रखेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो मतलब कि बुली बस्ती चीज़ नहीं बनेगी क्लाइमेट चेंज की। एक साल में इसको एक दफ़ा इस तरह से याद किया जाता है, फिर भूल जाते हैं सब। तो इस तरह इसको इससे मतलब नहीं होगा इस तरह के, वो मतलब थ्रू आउट द ईयर इसको इंगेज रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी है जो इसकी, उसने जनवरी 2024 में मुख्तलिफ जो सेशंस हैं वो हेल्ड किए हैं ताकि जो मतलब प्रिपरेशंस हैं इसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए, उनको किस तरह से शुरू किया जा सके और उसको मतलब एक अच्छे तरीके के साथ, बेनिफिटिंग मैनर के साथ, मुनासिब तरीके से किस तरह से उसको हेल्ड किया जाए, इस पर वो काम कर रहे हैं। तो चेयरमैन जो इस कमेटी के हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी जो है COP29 जिसके चेयरमैन है वो समीर नुरीफ हैं। तो ये हेड ऑफ फेडरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब अज़रबैजान के। तो इससे इनको जिनके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अलीफ, उन्होंने मतलब इस पे नामजद किया है। तो ये उनका किस हद तक वो इसमें पैशनेट है इस काम में, ये शो करता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्टली इसको डील कर रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट अलीफ वो अपने ऑफिस से इसको डायरेक्टली जो सारी प्रिपरेशन है उसको वो देख रहे हैं। अच्छा, दुबई में भी ये खुद ही गए थे। दुबई की जो हुई थी COP28, उसमें ये पर्सनली मतलब ये इन्वॉल्व हुए थे प्रेसिडेंट अलीफ। उससे ये वहाँ पे जाकर वो जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मिले थे, यूएई के प्रेसिडेंट के साथ मिले थे। और इसके अलावा जो मुख्तार बाबाइफ जो थे अज़रबैजान के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी वहाँ पे जाके उन्होंने यूएन के मतलब यूएई में जाके उन्होंने अपनी स्टेट की तरफ से जो मेजर्स लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको उन्होंने वहाँ पे शेयर किया था। अज़रबैजान का जो इसमें वो जो अपने गोल उन्होंने सेट किया है कि वो एनर्जी एफिशिएंसी को मज़ीद से मज़ीद बढ़ा रहे हैं और लो कार्बन इमिशन, लो जो गैसेज इमिशन की ट्रांसपोर्टेशन है उसकी तरफ वो जा रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं उसकी तरफ। और इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट में वो इनोवेशन ला रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनकी तरफ वो जा रहे हैं ताकि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम से कम हो सके। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और वो जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए वो भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो मेन एक पॉइंट है वो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को बढ़ाना, रिफॉरेस्टेशन, उस पर वो काम कर रहे हैं। फाइनली कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना कार्बन पर मतलब प्रोडक्शन का 1% है। वर्ल्ड कार्बन प्रोडक्शन जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका 1% पाकिस्तान जो है वो
कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज। तकरीबन 18वें नंबर पे पाकिस्तान 191 कंट्रीज़ में से 18th मतलब वास्ट स्टेट कंट्री पाकिस्तान है। अगर पावर्टी के तौर पे हिसाब से देखा जाए, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के हिसाब से, तो पाकिस्तान से जो है 37 नंबर पे है इसमें। तो 1% कार्बन प्रोडक्शन के साथ इतनी ज़्यादा जो है वो हैवक हो रहा है पाकिस्तान में। तो वो एक मतलब कह लें कि एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए डिजास्टरस है। फ्लड्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ड्रॉट्स हैं, वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंसानी जानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस बन रहे हैं। देखा जाए इकॉनमी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ 2022 के जो फ्लड्स में तकरीबन 24 बिलियन जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं वो पाकिस्तान का लॉस हुआ था इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरी लाइफ स्टॉक वगैरह की डेथ्स में, क्रॉप्स की जो मतलब ख़राब हो जाती हैं उसमें तकरीबन 24 बिलियन रुपए का पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। पब्लिक हेल्थ में नुकसान हुआ, फूड सिक्योरिटी में, और पूरी सोसाइटी को इसने बहुत ज़्यादा वो डिजास्टर्स इफेक्ट्स डाले हैं इसके ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान COP29 में पार्टिसिपेट करके क्या कर सकता है कि एक इसमें पाकिस्तान लोगों को मतलब जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी अटेंशन दिला सकता है कि वो कंट्रीज़ कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का बायस बन रही हैं। तो इसी के हिसाब से जो कंपनसेशन होगी, मतलब जितनी भी जो नुकसान हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उसकी कंपनसेशन भी इन्हीं स्टेट से वो की जाए। मॉनेटरी कंपनसेशन उन्हीं से ली जाए ताकि वो जो सबसे बड़ा काज कर रहे हैं ग्रीन हाउस का नुकसान की बड़ी वजह भी वही है, तो जो कंपनसेशन है वो भी सबसे ज़्यादा उन्हीं से ली जाए। अच्छा, आते हैं इसकी वोकैबुलरी की तरफ। हैविक होता है तबाही को कहते हैं, वायलेंट और नीडलेस डिस्टर्बेंस को कहते हैं। ट्राइका होता है कि जिसमें तीन चीज़ों पे मुश्तमिल हो। और इसके अलावा कार्डिनल नंबर भी होता है एक, जिसका जो मतलब एक तीन का 1+1+1 का ट्राइका इसको भी कहते हैं। कंपनसेशन होता है तलाफी करना, समथिंग गिवन एज और रिसीव्ड एज पेमेंट और रिपेरेशन। ट्रांजिशनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे मुंतकिल करना। ओवरसीइंग होता है कि रहनुमाई करना, किसी चीज़ को देखना और उसके ऊपर से रहनुमाई करना, वॉच एंड ट्रैक्ट होता है। साइक्लोन्स होते हैं, ये रोटेटिंग विंड स्टॉर्म्स को साइक्लोन कहते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि गोल्स ऑफ अज़रबैजान फॉर COP29, कौन कौन से गोल उन्होंने सेट किए हुए हैं, उसके कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिटिगेटिंग एक्सपोर्ट बैरियर्स, ये लिखा है मियां सलीमुद्दीन ने। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट बैरियर्स कौन से हैं, और रिपोर्ट जो एक की थी, पब्लिश की थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, वो क्या, इसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टनेस और ओवरऑल लेबर इफेक्टनेस, OEE एंड OLE, ये क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट बैरियर्स जो है वो क्या है, वो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पिछले तकरीबन 2 सालों से इंडस्ट्री पे इस चीज़ का वो उनको राग़िब करवा दिए कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो है अगले 5 सालों में तकरीबन $50 बिलियन पे लाई जाए। तो लेकिन इसको करने के लिए जो इंडस्ट्री है वो पहले से बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो उसमें आ रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है, लिटनी ऑफ इश्यूज है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट है इस गोल को अचीव करने के लिए। इस लिस्ट में क्या चीज़ें शामिल हैं, मतलब ये कौन सी इश्यूज हैं, वो पहले तो है एनर्जी की टैरिफ्स जो है, एनर्जी पे अब जैसे बिजली पे टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये एक बड़ी वजह है। टैक्स रिफंडमेंट जो डिले हो रहा है, और फाइनेंस की कमी है। सस्टेनेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये नहीं है रॉ मटेरियल के इम्पोर्ट करने के लिए। अब इम्पोर्ट रॉ मटेरियल होगा तभी उससे बना के कोई चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी ना, उसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसीज़ जो वो नहीं बनाई गई। तो कई सालों से इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन इसके जो जो बैरियर्स हैं, ये वाले जो डिटेक्टेड बैरियर्स हैं एक्सपोर्ट में, उन पे कभी कभी उनका अभी तक कोई सोल्यूशन जो है सामने नहीं आया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए जो बड़े फैक्टर्स हैं जो उसकी जिनकी वजह से एक्सपोर्ट रुकी हुई है, तो वो जो है उनमें से अक्सर जो है वो इंडस्ट्री से कंसर्न है। इंडस्ट्री उनको गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर भी सॉल्व कर सकती है। मिसाल के तौर पर R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है फर्म लेवल पे, वो इंडस्ट्री का काम है, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी ऑफ जो फिर में अब जो प्लांट की प्रोडक्शन है किसी की भी इंडस्ट्रियल प्लांट की, तो वो इंडस्ट्री का अपना ही काम है, वो गवर्नमेंट का काम तो नहीं है ना।
इसके अलावा स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर है, ये भी इंडस्ट्री का काम है कि वो ऐसे लोगों को रखें स्किल्ड हों। इसके अलावा उनके पास जो मशीनरी है वो भी इंडस्ट्री का ही काम है, गवर्नमेंट तो प्रोवाइड नहीं करेगी ना उनको। लेकिन जो गवर्नमेंट का करने का काम है वो उसमें वो भी मेंशन किए गए पीआईडी की रिपोर्ट में। एनर्जी टैरिफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, डिले टैक्स रिफंड है, और फाइनेंस की जो शॉर्टेज है वो गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें उनको पेश आ रही हैं। अच्छा, अगर इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए तो गवर्नमेंट के बहुत से जो हैं कंसर्न्स हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। अगर हम फर्ज करें देखते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी, हम इसको राइटर जो है वो लेके जा रहे हैं कि आपको उसमें समझ आएगी कि जो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाई जाएगी तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा। इसकी वजह से एनर्जी टैरिफ्स जो हैं वो इतना बड़ा मसला नहीं रहेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी प्लांट की, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा कि एनर्जी की टैरिफ्स जो वो ज़्यादा क्यों हैं। अच्छा, लो प्रोडक्टिव फर्म्स एंड लैक ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर्स, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट पे काम बहुत ज़्यादा जो है वो जो इम्पैक्ट होता है इनका। जो किसी भी एक जो मेन प्रॉब्लम इसमें ये हम करेंगे कि जो प्रोडक्शन कास्ट है वो ही एक मेन बैरियर है। प्रोडक्शन कास्ट जो एक्सपोर्ट की राह में मेन बैरियर है। जब प्रोडक्शन कास्ट जो आपकी ज़्यादा होगी तो आपके जो कंपटीटर्स हैं, फर्ज करें हमारी जो साउथ एशिया की मार्केट्स हैं, इंडिया और बांग्लादेश हमारे मेन कंपटीटर हैं, तो देखा जाए तो उनकी प्रोडक्शन कास्ट जो पाकिस्तान से कई कम है। जब उनकी प्रोडक्शन कास्ट कम होगी तो वो लाजमी बात है लोग उन्हीं की चीज़ों को जो है उनके प्रोडक्ट्स को ही वो प्रेफर करेंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट्स की जो है वो बहुत कम हो जाएंगी। तो इसमें करने का काम क्या है कि हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर करें, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को मेजर करें। हमारे इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट के लिए। अगर देखा जाए तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया और बांग्लादेश है, तो वहाँ पे वो रिलीजियसली बहुत इंटेंसिवली इसको वो काम कर रहे हैं कि मतलब वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। इवन के बांग्लादेश में तो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉपरली अटैच्ड हैं इंडस्ट्री के साथ, कि उनको प्रोडक्टिविटी के बारे में मतलब मेजरमेंट्स के बारे में वो गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। मशीन और लेबर के दोनों जो जो है प्रोडक्टिविटी, वो तीन फैक्टर्स के हिसाब से, जो तीन प्रोडक्टिविटी फैक्टर हैं उस पर वो डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स पे। पहला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जो है लेबर एंड मशीन्स, मतलब जो लेबर और मशीन है वो कितनी अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है परफॉर्मेंस, जिसके लिए मशीनें बनाई गई हैं काम के लिए वो प्रॉपर्ली उसको परफॉर्म कर रही हैं, और जो लेबर है वो क्या रिटन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और तीसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीनों जो है कह लें कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर आपकी ये तीनों स्टैंडर्ड अचीव हो जाएं तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और इन तीनों फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट है इसको ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस और ओवरऑल लेबर इफेक्टिवनेस भी कहते हैं। तो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है इसके ओ डबल ई और ओ एल ई के लिए वो 85% है। तो जिसका जो मतलब एक हर एक एलिमेंट है ओ डबल ई का ओ एल ई का, वो वेस्ट प्रोडक्शन पे भी वो डिफाइन करता है कि इसमें कितनी वेस्ट प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर वेस्ट जो इतना ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, इसी वजह से प्रोडक्शन कम होगी तो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, उसका नुकसान क्या होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो मेन मतलब क्या हुआ कि आपकी ओ डबल ई और ओ एल ई जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। इससे हम क्या कर सकते हैं कि वेस्ट की जो प्रोडक्शन है लॉसेस कितने हो रहे हैं, और इसके अलावा प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस को मतलब ये मेजर करने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पे ये काम करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो ही मतलब सब कुछ उस पर डिफाइन कर रहा है। जैसे हम पीछे कह चुके हैं कि वो क्रक्स है, तुम कह लें कि मेन पॉइंट है प्रोडक्ट मेन इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ये किस तरह से इसको जो है डिटर्मिन किया जाता है रिमूवल ऑफ वेस्ट के साथ से, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और वेस्ट को रिमूव किया जाए। जैसे बता चुके हैं कि जब वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि प्रोडक्शन कास्ट जो है वो हमारी कम हो जाएगी। जो तीन प्लांट इफेक्टिवनेस फैक्टर हैं जैसे अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी है, तो इनको ये एक इफेक्टिव इंडस्ट्रीज हैं आपकी इंडस्ट्री की इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम देखें तो हम मतलब एक ब्लाइंडेड हो चुके हैं। अब कॉस्ट हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं
वो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एनर्जी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, और उनका जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे नहीं है कि वो ऐसे ऑब्स्टेकल्स को, जैसे कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसके ऐसे ऑब्स्टेकल को कम करने के लिए उनका कोई भी है जो फोकस नहीं है। कंक्लूड करते हैं कि बांग्लादेश जो है वो अपनी जो है रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। उनकी टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्ट्स, वो से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में वो कम है। और उसकी वजह क्या है, उन्होंने कि उन्होंने अपनी जो वुमेन को उन्होंने एम्पावर किया हुआ है, उनको स्किल्स दिए हुए हैं और वो इस पर काम कर रहे हैं। तकरीबन 3 मिलियन जो ख़वातीन हैं उनकी, वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। जिसका वजह से क्या हुआ कि उनकी जो प्रोडक्शन कास्ट है इंपोर्ट्स की, वो उस पर उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। अगर इंडिया और बांग्लादेश में देखा जाए तो वो अपने जो 40 साल पुराने तजर्बे हैं उनसे उनको इस्तेमाल करके अभी वो रिसेंटली इससे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में वो हेल्प ले रहे हैं उससे। और अगर फ़र्ज़ करें कि एडिशनल कैपिटल नहीं भी मिलता गवर्नमेंट की तरफ से आपको, तो आप सिर्फ अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ा के आप अपने एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इंडस्ट्री हमेशा ये ब्लेम करती रहती है गवर्नमेंट को कि वो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री पे। तो इंडस्ट्री का अपना काम है कि वो अपनी इसके रौनक ढूंढने की बजाय कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो पाकिस्तान जो है प्लांट मैनेजमेंट पे और दूसरे जो एनर्जी इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को खुद से फोकस करना पड़ेगा। आगे ये वोकैबुलरी है। लिटनी होता है कि लंबी लिस्ट, मतलब किसी को पेज को कहते हैं। प्रेयर कंसिस्टेंट ऑब्वियसली, अच्छा ये एक प्रेस की एक प्रेयर को कहते हैं, जो मतलब बड़ी लंबी एक होती है, ईसाइयों की एक दुआ सी होती है, उसको भी कहते हैं। इनसाइट्स है क्लियर और डीप परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन, इनकी समझ बूझ होती है किसी चीज़ की, डीपली कुछ चीज़ को समझना। ऑफ शॉट होता है किसी चीज़ की इब्तिदा करना। टाइम एट विच समथिंग इज सपोज टू बिगिन। ब्लाइंडेड होता है किसी चीज़ को मतलब समझ ना पाना, अंडरस्टैंड ना करना, अंधे हो जाना। और रिलीजियसली होता है एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब एक आप एक्सट्रीमली उसके साथ कॉन्शियसनेस के साथ उस पर काम कर रहे हो। आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि कोई से 5 एक्सपोर्ट बैरियर्स जो हैं पाकिस्तान जो सफ़र हो रहा है, उनको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर